हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और नाइन्थ के बायोलॉजी के भारतीय विज्ञान के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लास नाइन्थ बायोलॉजी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का इसको हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग इसको करने जा रहे हैं। कौन सा प्रश्न करेंगे जी? लघु उत्तरीय करेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो जैसा दिखाई दे रहा होगा, स्वास्थ्य की परिभाषा WHO के अनुसार क्या है? रोग किसे कहते हैं? रोग लक्षण किसे है? रोग के समान चिन्ह क्या है? चिरकानी रोग किसे है? परिभाषा देवे। संक्रमण, ये सारे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय स्वास्थ्य के मूल शर्तों को नाम बताएं। इस सभी हम लोग क्या करेंगे। तो देरी न कर हुए, अगर आप वीडियो पर पहले बार चैनल पर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या करा? स्वास्थ्य की परिभाषा WHO के अनुसार क्या है? उत्तर हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्न हो, न कि केवल बीमारी या पीड़ा का ना होगा। यानी कि वह मानसिक स्थिति भी, शारीरिक स्थिति, सामाजिक स्थिति ना होना भी क्या कहलाता? बीमारी कहलाता। चलते प्रश्न संख्या 2 की ओर। क्या करा? प्रश्न संख्या 2 करा। प्रश्न संख्या 2, रोग किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजी में रोग को डिजीज कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है डी प्लस इज, यानी आसानी या सुविधा का ना होना, अर्थात डी इज यानी कि सुविधा का ना होना। अर्थात रोग की परिभाषा किसी कारणवश शरीर के अंगों की कुसंक्रिया ठीक से कार्य न करना की स्थिति के रूप में दी जा सकती है। दूसरे शब्द में, शरीर में किसी प्रकार के दोष विकार का रोग कहा जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। प्रश्न संख्या 3, रोग लक्षण किसे कहते हैं? कौन लक्षण? रोग लक्षण किसे कहते हैं? उत्तर, वैसे की संकेत जो शारीरिक अंगों के समान कार्य न करने से मिलते हैं तथा जिसे केवल रोग ही महसूस कर सकता है, उसे रोगी ही महसूस कर सकता है, उसे रोग लक्षण कहते हैं। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी PTC। क्वेश्चन अगला है, क्या है जो देखते हैं। 4 क्या कह रहा है? रोग का सामान्य चिन्ह क्या है? उत्तर, रोग के सामान्य चिन्ह वैसी स्थिति है जो शरीर की कारिक एवं रचना के आदर्श स्वरूप में परिवर्तन को दर्शाता है। 5वां क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा 5 में, चिरकारिक रोग की परिभाषा दें। उत्तर हो जाएगा, ऐसा रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं चिरकारी रोग कहलाते हैं। चिरकारी रोग सामान्यतः पूर्ण रूप से ठीक नहीं होते हैं। इसके लक्षणों को दवाओं के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे दमा, अस्थमा कहते हैं, गठिया, आर्थराइटिस कहते हैं, TB या इसको कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस इंग्लिश में, मधुमेह, डायबिटीज इत्यादि। इस सब है चिरकारी रोग के अंतर्गत आएगा। क्यों चिरकारी रोग के अंतर्गत आएगा? क्योंकि ये सब कभी ठीक नहीं हो सकता। इसको दवा मेडिसिन के सहायता से सिर्फ इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, इसको ठीक किया नहीं जा सकता है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी PTC। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन 6 नंबर क्या कर रहा है? संक्रामक रोग किसे कहते हैं? कौन रोग? संक्रामक रोग किसे कहते हैं? उत्तर, सूक्ष्म जीव रोगाणुओं फोटोजेन के कारण होने वाले रोग संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शन डिजीज कहते हैं, जैसे कॉलरा,
इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, टीबी, एड्स, मलेरिया, पाइलेरिया संक्रामक रोग के कुछ उदाहरण हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है तो क्लियर है। प्रश्न संख्या कितना 7, क्या करा जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निर्जलीकरण को रोकने का उपाय बताएं। निर्जलीकरण को रोकने का उपाय, तो उत्तर हो जाएगा निर्जलीकरण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। ORS या चीनी का घोल मरीज को दिया जाना चाहिए। पीने का जल शुद्ध एवं संक्रमण रहित होना चाहिए। तीसरा, नमक और नींबू के घोल का उपयोग करना चाहिए। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी PTC। प्रश्न संख्या चलते हैं 8 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 8, करा किसी श्रेणी के रोग संचारित रोग कहलाते हैं। उत्तर, संचारित रोग वायु द्वारा संक्रमित भोजन एवं पेयजल द्वारा, कीटों तथा अन्य जंतुओं द्वारा तथा शारीरिक द्रव के माध्यम से फैलते हैं, जैसे मलेरिया रोग, मादा, एनोफ्लीजा नामक मच्छर के कारण फैलता। मलेरिया किसके, इन्फ्लुएंजा नामक मच्छर के कारण फैलता। अतः संचारित रोग के रोग संचारित रोग कहलाते हैं। अधिकतर संक्रामक रोग को संचारित रोग की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 9 जो देखते हैं। क्वेश्चन करा, पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या है। पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या। उत्तर, पल्स पोलियो कार्यक्रम, पल्स पोलियो प्रोग्राम पोलियो नामक रोग के विरुद्ध हमारे देश में चलाया जा रहा एक अभियान है। पोलियो सूक्ष्मजीव वायरस के कारण होने वाले रोग है। इस रोग में शरीर की मांसपेशियां तथा तंत्रिका प्रभावित होती है, जिससे लकवा जैसी स्थिति हो सकती है। पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत इसका टीका 5 प्रकार के शिशुओं को चरणबद्ध तरीके से दी जाती है। पोलियो के टीके को दवा की खुराक की तरह मुख से पिलाई जाती है। पल्स पोलियो प्रोग्राम की जानकारी आम जनता को समाचार पत्रों, पोस्टरों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न जैसे संचार माध्यम से दी जाती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है तो क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी PTC। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा जो देखते हैं। क्वेश्चन करा 10, क्षय रोग का संक्रमण कैसे होता है। कौन रोग का रोग का संक्रमण कैसे। उत्तर, क्षय रोग TB जीवाणु जनित संक्रामक रोग है। यह एक ऐसा प्रकार के बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियाई ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। शरीर में पहुंचने के बाद यह बैक्टीरिया एक जहरीले पदार्थ ट्यूबरकुलिन मुक्त करता है। यह रोगाणु सामान्यतः फेफड़ा को प्रभावित कर इसके ऊतक को क्षतिग्रस्त कर देता है। रोग का सम्मिलित इलाज न होने पर यह फेफड़ा के अतिरिक्त आहार नाल, मस्तिष्क तथा हड्डियों तक फैलकर उन्हें प्रभावित करता है। यह मनुष्य के शरीर में TB के बैक्टीरिया का उद्भव अवधि कुछ सप्ताह से कई वर्ष तक का होता है। यह रोग संक्रामक रोग के युक्त कफ, खांसी के माध्यम से फैलता है। क्षय रोग से ग्रसित गाय के दूध को
पीना, नॉट खीना, पीना अच्छी तरह उबालने पीने से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं। ये अच्छी तरीक़े से पिएगा तो संक्रामक रोग नहीं फैलेगा, नहीं पीजिएगा तो फैलेगा। चलते ही आती लगी दोस्तों, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी से, पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा हम लोग अति लघुत्री कर लिए, आगे हम लोग करेंगे भारत कक्षा भवन कक्षा 9 जीव विज्ञान अध्ययन स्वास्थ्य रोग भारतीय भवन, यहाँ लिखल है भारतीय भवन, अध्याय 4 स्वास्थ्य एवं रोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर हम लोग करने जा रहे हैं। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। प्रश्न संख्या 1, अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें क्या है? अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें क्या? उत्तर, अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें इस प्रकार है। पहला, संतुलित आहार। संतुलित आहार अर्थात एक ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन समुचित मात्रा में उपलब्ध हो। अगला दूसरा क्या है, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य कैसे होगा? व्यक्तिगत और घरेलू स्वास्थ्य पर स्वच्छता भी स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण मूल शर्तें में एक है। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनना चाहिए। यदि कपड़े साफ और शरीर स्वस्थ न होने हो तो इतनी गंदगी सूक्ष्म जीवाणुओं के वृद्धि में सहायक हो जाती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए को साफ एवं हवादार रखना ही आवश्यक है। ऐसा नहीं होने पर घर कीटाणुओं के पनपने का क्षेत्र बढ़ जाता है। यह भी आवश्यक है कि घर के आसपास के स्थान साफ हो और कहीं पानी का ठहराव न हो। ऐसे स्थान मच्छर मक्खी की वृद्धि में सहायक होते हैं। करा अगला 3 में स्वस्थ भोजन एवं जल। करा रोग उत्पन्न करने वाले जीव एवं रसायन भोजन एवं पेयजल के माध्यम से आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अतः अच्छे भोजन एवं जल का सेवन स्वास्थ्यकर जीवन के लिए अनिवार्य है। इन्हें अच्छे तरह धो पोंछ कर ही उसका सेवन करना चाहिए। पके हुए भोजन को साफ सुथरा एवं ढके हुए बर्तन में रखना चाहिए। मिलावट वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जल में भी रोग फैलाने वाले अनेक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इसलिए यदि शुद्ध पेयजल उपलब्ध ना हो तो पानी को उबालकर पीना स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसमें रोग फैलने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल के सेवन अत्यंत आवश्यक है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। अगला है शुद्ध एवं स्वस्थ हवा। शुद्ध एवं स्वच्छ वायु अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। प्रदूषित वायु सांस लेने से श्वसन संबंधित रोग जैसे दमा, ब्रांकोनिटिस उत्पन्न हो जाती है। स्वच्छ वायु के लिए घर पर्याप्त हवाएं होने चाहिए। रसोई में चिमनी या पंखे का प्रयोग करना चाहिए। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। इतना आप लिखिएगा तो आपका मूल शर्त ही हो जाएगा। तो आप चाहिए तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन उतना जरूरी नहीं है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न तो ज़्यादा हो जाएगा, ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए आप 3 बिंदु या 4 बिंदु बहुत है, आप लिख दीजिएगा, उतना सा आपको उतना नंबर दे दिया जाएगा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन से, पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात है चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, संक्रमण रोग की रोकथाम के उपयोग का वर्णन करें। उत्तर, संक्रमण रोग की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, संक्रमण रहित शुद्ध पेयजल का उपयोग करना। दूसरा, अपशिष्ट पदार्थों के उचित निपटारा करना। तीसरा, सूक्ष्म रोगाणुओं के वाहकों का नियंत्रण, रोगाणुओं को नष्ट करने वाली दवाओं का सेवन करना। चौथा हो जाएगा शरीर में प्रभावशाली प्रतिरक्षा तंत्र का होना या विशिष्ट पौधे टीका का
वैक्सीन कराना। यही था कची संक्रमण रोग को रोकथाम करने का उपाय है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लड़ है तो क्लियर है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या करा, टीकाकरण क्या है। प्रश्न संख्या 3 करा टीकाकरण क्या। उत्तर, सबसे पहले मनुष्य के लिए टीके का विकास के चेचक से हुआ। आगे चलकर इसी तरह कई रोग से सुरक्षा के लिए विभिन्न तरीकों से टीका विकसित किए गए। टीके को शरीर में प्रवेश करने की विधि टीकाकरण कहलाता है। वैक्सीन की उत्पत्ति लैटिन शब्द या वैक्सीलाइन वैक को वैक्सीन कोवैक्स के हुआ है। टीकाकरण वह विधि है जिसके द्वारा सूक्ष्म रोगाणुओं को किसी विशिष्ट रसायन के माध्यम से विकसित कर अत्यंत कम मात्रा में या मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। रोगाणुओं मिश्रित इस प्रकार का विशिष्ट रसायन टीका कहलाता है। टीका सुई लगाकर या दवा के रूप में पिलाकर शरीर में प्रवेश किया जाता है। किसी विशिष्ट रोग को टीका जब शरीर के अंदर पहुंचता है तब शरीर का प्रतिरक्षक तंत्र उस रोग के विरुद्ध एंटीबॉडी बना लेता है। इस प्रकार उत्पन्न एंटीबॉडी शरीर में अस्थायी रूप से मौजूद रहता है। जब कभी वही रोगाणु वास्तव में शरीर के एंटीबॉडी उत्तक विशेष रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार शरीर उस विशेष रोग में मुक्त रहता है। कॉलरा, टाइफाइड, पोलियो, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटेनस, चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, एंड मीसल्स, हेपेटाइटिस तथा रेबीज कुछ ऐसे प्रमुख रोग हैं जिनका प्रतिरक्षा के लिए टीका विकसित हो चुके हैं। ऐसे रोग को टीके का व्यवहार प्रभावित रूप से किया जा रहा है। टीके का संरक्षण स्ट्रॉन्ग समानता अत्यंत कम तापक्रम पर आसानी से नष्ट हो जाता है। संरक्षित टीका का क्रियाशीलता भी एक निश्चित अवधि के भीतर उनका उपयोग नहीं होने पर वे स्वतः नष्ट हो जाते हैं। कई संक्रामक रोग पालतू जानवर के मध्य से भी मनुष्यों में फैलते हैं, अतः पालतू जानवर का भी समय समय पर टीकाकरण करवाना अनिवार्य है। कई संक्रामक रोग नियंत्रण के लिए टीकाकरण एवं राष्ट्रीय अभियान के रूप में चलाया जाता है। हमारे देश में मलेरिया उन्मूलन तथा पल्स नियंत्रण के लिए टीकाकरण एवं राष्ट्रीय अभियान के रूप में चलाया जाता है। हमारे देश भी मलेरिया उन्मूलन तथा पल्स पोलियो अभियान के रूप में चलाए गए हैं, जिसमें बहुत सफलता मिली है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कॉन्टी पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जैसा कि दिखाई दे रहा प्रश्न संख्या 4 करा 4 क्या करा, डायरिया तथा टाइफाइड रोग के कारण रोग के लक्षण तथा उसके रोकथाम के उपयोग का उल्लेखन करें। तो देखिए करा डायरिया तथा टाइफाइड के रोगों के लक्षण और उसका उपाय रोकथाम, यानी दुद्दू का उसके रोग का लक्षण क्या क्या है और उसका रोकथाम कैसे करेंगे, तो सब के बारे में पकड़ना। तो इसका आंसर तो बड़ा हो जाएगा, इसका आप चाह के भी छोटा नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न लास्ट प्रश्न है चैप्टर 4 का दीर्घ उत्तरी का अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कुछ उत्तर करा, बच्चे में होने वाले एक समान बीमारी है संक्रमित भोजन पर एवं पानी के उपयोग के कारण उत्पन्न होता है। इसमें 24 घंटा तक लगातार पतला पैखाना होता रहता है। कारण डायबिटीज, ईशरिशिया कोली, सिंगेला आदि जैसे बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ एवं वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। लक्षण 1 में लगातार पतला पाखाना तथा उल्टी होना। शरीर में पानी के कमी के कारण रोगी चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी आँखें से सी नज़र आती है।
नमक में चीटी रेंगती महसूस होती है, जीभ तथा मुंह सूखा लगता है, अचानक भार में कमी, धीमी नाड़ी गति, गहरा श्वसन, ज्वार, बेहोशी इसके लक्षण हैं। रोकथाम कैसे होगा? रोकथाम भोजन तथा अन्य दूसरे खाद्य पदार्थों को ढक कर रखना चाहिए एवं सब्जी को प्रयोग में पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए। व्यक्तिगत सफाई, चारित भोजन करने से पहले अच्छी तरीक़े से साबुन से हाथ धोना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है, सामुदायिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। बासी एवं बिना ढका खाना नहीं खाना चाहिए। इस पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? तो रोगी को पूर्ण आराम करना चाहिए। जीवाणु विरोधी दवाई, डायरियोधी उपयोगी का उपयोग डायरिया के उपचार हेतु किया जाना चाहिए। शरीर में एक की कमी से थोड़ी थोड़ी मात्रा में ORS यानी कि पानी की कमी से, यहाँ पर पानी होगा, पानी की कमी से थोड़ी मात्रा में ORS लगातार देकर पूरी करनी चाहिए। चौथा इसका है, इस बैंगलोर की भूसी पानी अथवा दही के साथ लेनी चाहिए। पाँचवा है, कच्चे केले के उबले हुए गुद्दे के साथ ज़रूरत के अनुसार नमक, हल्दी, चूना तथा चूना का प्रयोग रोगी को आराम पहुंचता है। अगला है टाइफाइड के कारण, क्योंकि दो डायरिया के हम लोग लक्षण जान दिए, रोकथाम दिए, नियंत्रण कैसे। अब उसे ही टाइफाइड के बारे में हम जानेंगे, कुछ लक्षण, नियंत्रण और रोकथाम। पर टाइफाइड के कारण, टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी कहलाता है, नामक बैक्टीरिया के कारण संक्रमण रोग फैलता है। टाइफाइड का लक्षण, तेज बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, पसीना आना, नाड़ी की गति धीमी होना प्रायः इस बीमारी के प्रमुख लक्षण है। अगला का जिक्र है, टाइफाइड का बुखार करीबन 3 सप्ताह तक लगा रहता है। इस समय रोगी के जीभ हमेशा सूखी रहती है तथा जीभ की सतह पर सफ़ेद हल्की परत जम जाती है। तेज बुखार के कारण रोगी को कपी भी होती है। रोगी के छोटे आंत में कभी कभी अल्सर हो जाता है जिसमें रक्त बहने लगता है। टाइफाइड के रोकथाम, इस रोग को फैलाने से रोकने के लिए सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य के महत्व का शान होना अत्यंत जरूरी है। व्यक्ति सफाई के साथ साथ रहने की जगह तथा पास पड़ोसी को साफ रखना, मक्खियों को पनपने से रोका जाना चाहिए। पेयजल और भोजन के संक्रमित होने से बचना इस रोग को फैलने से रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। टाइफाइड को फैलने से रोकने के लिए रोगी को परिवार अन्य सदस्यों को पूरी तरह अलग रखना चाहिए। रोगी के इस्तेमाल में लाए जाने वाले सामानों को किसी अन्य व्यवस्था को व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। आंत में अल्सर होने की संभावना को रोकने के लिए रोगी को हल्का तथा आसानी से पचने वाले भोजन देना चाहिए। रोगी को पूर्ण रूप से आराम करना चाहिए और रोगों को मुक्त होने के बाद 13 के दिनों तक आराम करना अनिवार्य है। 13 दिनों तक अनिवार्य करना आराम है। TAB टाइफाइड एंटीबैक्टीरिया ट्यूबुलस पारा A and B के टीके करीबन 3 वर्षों तक टाइफाइड के संक्रमण से सुरक्षित रखते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को हर 3 वर्ष के बाद चिकित्सा से परामर्श कर TAB का टीका अवश्य लगाना चाहिए। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लड़ है तो क्लियर है, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन-सी PTC। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।